हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। आई होप आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे, मन लगा के पढ़ रहे होगे, क्योंकि कंपटीशन में मुझे पता है डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। ऐसा नहीं है, डोंट लूज योर होप ऐसा लूज नहीं करना है, बिल्कुल बहुत मेहनत करनी है और डेफिनेटली एक सीट तो आपके लिए है ही। चलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने सारी थ्योरीज आपको बता दी थी। आज कुछ पीपीटीज करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स। मैंने एक पीपीटी बनाई है जिसमें 10 क्वेश्चन का एक सेट लिया है मैंने, कि नीट एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं बार बार हमेशा आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं बच्चों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते। 80% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के आते हैं। हो सकता है आपको मेरी बात अभी समझ में ना आए, लेकिन आफ्टर एग्जामिनेशन आपको समझ में आएगा। तो बेटर है पहले बेसिक लेवल को स्ट्रांग करो। 80% मॉडरेट लेवल आता है, हार्डली 10 to 20% बहुत टफ लेवल पे जा सकता है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी आप देख लो, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, अगर आपकी बेसिक सही है बच्चों तो केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चन का एक सेट। पहला क्वेश्चन जो है वो मेरा देखो, चलो जल्दी से बता दो, बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन है। व्हाट इज गिवन हियर, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। कौन सी प्रॉपर्टी जो है चार्ज का कोई इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा समझ के हम आगे बढ़ते हैं। इट इज गिवन, पहला ऑप्शन कोगुलेशन। अच्छा, कोगुलेशन है क्या बताओ तो। यस सर, कोगुलेशन मतलब ये जो छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल हैं ये आपस में जुड़ के बिग पार्टिकल बनाते हैं, यही तो है। यानी कोलाइडल का प्रेसिपिटेट में चेंज होना कोगुलेशन। और आपको पता है इसमें अगर पॉजिटिव कोलाइड है, याद आया, यस सर, इसको कोगुलेट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, नेगेटिव साइन, ऑपोजिट साइड इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जनरल केस यही तो कहता है। और अगर नेगेटिव कोलाइड है बच्चों तो तुम्हें कौन चाहिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। यानी कहीं ना कहीं कोगुलेशन में आपका चार्ज का तो इन्वॉल्वमेंट है ही है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। तो चलो ये ऑप्शन तो कहीं ना कहीं सही नहीं होने वाला। दूसरा कहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा नाम क्या है इसका, केटाफोरेसिस। केटाफोरेसिस क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जो आपको बताता है कि जो सोल हैं, जो कोलाइड्स हैं, वो पॉजिटिव कोलाइड हैं, यानी पॉजिटिव सोल है या नेगेटिव सोल है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के इसमें हम देखे थे ना, यस सर, मूवमेंट, यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव सोल को कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर देता है। यानी फिर से इसमें चार्ज का ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर यानी चार्ज का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये भी आपका सही नहीं है। तीसरा कौन सा आता है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो मतलब ही समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी का कहीं ना कहीं इंपैक्ट है, तो यानी चार्ज है, तो यानी इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस भी आपका सही नहीं। किसमें चार्ज नहीं होता, सबको पता है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट है क्या बच्चों, याद आया, यस सर। सपोज करो अगर हम किसी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी अगर कोई लाइट, रे ऑफ लाइट अगर पास करे तो इसका अगर स्कैटरिंग हो जाए बच्चों तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ही नहीं, ये तो ऑप्टिकल एक्टिविटी है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में चार्ज का इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं, तो टिंडल इफेक्ट जो प्रॉपर्टी है वो बताती है क्या, कि इसमें चार्ज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द करेक्ट। एक बार फिर से अच्छे से बता दूं, ये डी है, बाकी सारे रॉन्ग ऑप्शन हैं। लो, अच्छे तरीके से मैं रब कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया। एक बार रिवीजन भी आपका साथ साथ हो गया है ना। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। हेल्प तो वैसे भी हमारे थ्योरी करती है बच्चों। थ्योरी पार्ट जो होता है ना, थ्योरी पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली थ्योरी पार्ट पे अगर आपकी कमांड होती है बच्चों तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है इन कंपैरिजन टू ये पीपीटी। तो 10 क्वेश्चन के लिए मैंने प्रैक्टिस आपकी करवा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 10 क्वेश्चन से आने वाले, इससे ज़्यादा भी तो आ सकते हैं, कम भी तो आ सकते हैं, या एक सेट से तो एक ही क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है डिफरेंट मोड का है, लेकिन बेसिक्स जो हैं वो कभी चेंज नहीं होती। देयर इज नो चेंज इन बेसिक्स। यस सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ो तो बच्चों, क्या है, what is given in the question, which of the following statement is correct for the spontaneous adsorption of a gas। spontaneous adsorption, अच्छा spontaneous process क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जो कि अपने आप हो जाए, यही तो होता है। बिल्कुल,
तो स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन होने के लिए, अच्छा आपको एक चीज मैं बता दूं, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है बच्चों, यानी आपका वर्किंग हो रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। यही तो केस होता है, बिल्कुल। और आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या इस चीज को कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। अब दो से तीन कंडीशंस आएंगे। पहला केस में आप ये कह सकते हो कि डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस हो जाए मैग्नीट्यूड में। अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस हो जाए तो डेफिनेटली डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, क्योंकि एडजॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, पता है ना, क्योंकि मैंने बताया था, याद करो, क्या जो पार्टिकल होते हैं इस पे जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जब एडजॉर्प्शन हो जाता है सरफेस पे लिक्विड या सॉलिड पे, तो जो रेसिड्यूअल जो आपका अनबैलेंस फोर्स है वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाता है, सरफेस एनर्जी डिक्रीज करती है और जो अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी हीट रिलीज होता है, ठीक है। यानी एडजॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी डेल्टा एच तो कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव होना ही होना। डेल्टा एच मतलब क्या है, इंथैल्पी, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा केस क्या होता है आपको, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो कब होगा, जब डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाए। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, साइन तो अपने आप लग के कट हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा केस क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव होने के लिए क्या होगा, डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस हो जाए, ठीक है। यानी आपको अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लाना है तो डेल्टा जी को किसी भी हाल में नेगेटिव करना है, ठीक है। डेल्टा जी नेगेटिव होने का सबसे आइडियल सिचुएशन, एडजॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। और आपको पता है जैसे ही सरफेस के ऊपर पार्टिकल, चाहे वो लिक्विड सरफेस हो या सॉलिड सरफेस हो, यही तो अनबैलेंस फोर्स है, बिल्कुल। जैसे ही पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं, जैसे गैस पार्टिकल हो या मॉइस्चर हो, तो आपको पता है क्या डिक्रीज होती है बच्चों, रैंडमनेस, क्योंकि धीरे से ये आके एड्जॉर्ब हो जाते हैं और इनके बीच में जनरली क्या लगता है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस लगते हैं, या इक्वल टू केमिकल बॉन्ड जैसा भी लगता है, जिसको केमिसॉर्प्शन कहते हैं, लेकिन वो स्पेशल केस है। तो वंडरवॉल फोर्स लगते हैं, जिसके चलते जो रैंडमनेस है वो डिक्रीज होता है। जब रैंडमनेस डिक्रीज होगा तो डेल्टा एस पॉजिटिव नहीं, डेल्टा एस क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो, ये अगर नेगेटिव है आइडल, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पहले से ही आपका क्या है, नेगेटिव है, और इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा। अब साइन लगा दो, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। किसी भी हाल में डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बता दो। यस, डेल्टा एस इज नेगेटिव एंड डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव, यही आपका सही है। ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, डेल्टा एस पॉजिटिव हो नहीं सकता, डेल्टा एस पॉजिटिव नहीं होता, यानी इन दोनों में से ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया, आई होप सो। ये चीजें मैंने आपको बताई भी थी थियरी में, तो आई होप सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब मैं इसको रब करता हूं बच्चों, और बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज गिवन, द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ अ लायोफिलिक कोलाइड। अच्छा, इज एक्सप्रेस, एकदम थ्योरी है। मैंने बताया था लायोफोबिक का प्रोटेक्टिव एक्शन बढ़ाने के लिए उसके ऊपर लायोफिलिक का एक लेयर लगा देते हैं, ठीक है। लेयर क्यों लगाते हैं, जिससे लायोफोबिक का जो कोगुलेशन होने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, यानी प्रोटेक्ट करता है। और इसको किसके टर्म्स में हम लोग डिटरमाइन करते हैं, याद करो, मैंने बताया था गोल्ड नंबर एंड कॉन्गो रूबिन नंबर। लेसर द गोल्ड नंबर, हायर इज द प्रोटेक्टिव एक्शन। जैसे जिलेटिन होता है, गम होता है, एल्ब्यूमिन होता है, सिलिसिक एसिड होता है, ये सब क्या प्रोटेक्टिव एक्शन करते हैं। तो जो लायोफिलिक सोल का प्रोटेक्शन एक्शन है वो किसके टर्म्स में हम लोग डिटरमाइन करते हैं, दैट इज गोल्ड नंबर। किसके टर्म में बच्चों, जल्दी बता दो, गोल्ड नंबर या कॉन्गो रूबिन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल थ्योरी क्वेश्चन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर माय फ्रेंड, यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलो अब बच्चों उसको रब कर देते हैं।
और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। द लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, व्हाट इज गिवन हियर, द लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज deduced by using the assumption, Langmuir adsorption isotherm is deduced by using the assumption that adsorption take place in multi-layer। लैंगमियर ऐसा बोला ही नहीं, अगर ऐसा होता तो भाई केमिस ऑप्शन तो कभी प्रूफ ही नहीं होता। दूसरा, द एडजॉर्प्शन साइट आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एडजॉर्ब द पार्टिकल्स। यहां कहीं ना कहीं काम है, क्योंकि लैंगमियर एडजॉर्प्शन का जो मैंने डेरिवेशन आपको कराया था उसमें दो चीजें बताई थी, थीटा इज द ऑक्यूपाइड साइड एंड 1 माइनस थीटा इज द अनऑक्यूपाइड साइड। और जो डेरिवेशन होके आया था लैंगमियर एडजॉर्प्शन का वो याद है, यस, x अपॉन m इज इक्वल टू AP और 1 प्लस BP। पूरा मैंने मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू योर बुक बता दिया था, वेयर A एंड B आर कांस्टेंट बताया था। यानी कहीं ना कहीं लैंगमियर एडजॉर्प्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, साइट पे डिपेंड करेगा, ऑक्यूपाइड एंड अनऑक्यूपाइड साइट। तो सिम क्या कह रहा है, द एडजॉर्प्शन साइट्स आर इक्विवेलेंट, बिल्कुल, इन देयर एबिलिटी टू एडजॉर्ब द पार्टिकल, बिल्कुल एडजॉर्प्शन साइट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो तुरंत हम कह सकते हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वेरीज विथ कवरेज, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। फोर्थ ऑप्शन, द एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर, एडजॉर्ब मॉलिक्यूल लैंगमियर का जो बेसिक था वो क्या था, एडजॉर्प्शन साइट्स आर इक्विवेलेंट इन देयर एबिलिटी टू एडजॉर्ब द पार्टिकल्स। Clear to you? Yes sir. For question number 4 we can say B is the correct option। चलो अब इसको रब कर देते हैं बच्चों और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लूं, बिल्कुल देखें सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड। अच्छा, सॉलिड में कौन सा मेन रोल प्ले करता है, जो अनबैलेंस फोर्स के लिए फ्री वैलेंसीज। हाँ सर, अब जानते हो, बिल्कुल ठीक है। The plot of x log x upon n and log p is linear, लीनियर होता है with slope, कौन सा स्लोप है, तो तुरंत हम जान सकते हैं 1 अपॉन n होगा। स्टिल मैं आपको एक बार सॉल्यूशन देता हूँ, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना एग्जामिनेशन में। आपको पता है लैंगमियर से ही आपका धीरे धीरे एग्रीगेशन हो गया किसका, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का, बिल्कुल। तो रिलेशन क्या था, x अपॉन m इज इक्वल टू k p टू द पावर 1 अपॉन m n, यही तो था, बिल्कुल, यस सर। 1 अपॉन n जानते हो ना, 0 से 1 तक वेरी करता है, यस सर, बहुत अच्छी बात है। लॉग लगाएं, बिल्कुल लगा दो, लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 अपॉन n लॉग p, यही तो होगा। अगर ग्राफ कह रहा है कि भाई log x अपॉन m के बीच में, मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्राफ के अकॉर्डिंग दे आर टेलिंग ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन log x अपॉन m ओके एंड log p के बीच में, बहुत अच्छी बात है। अब यानी कहने का मतलब हो गया, ये वाला जो आपका टर्म दिख रहा है बच्चों, ये वाला टर्म जो है आपका क्या है, y एक्सिस है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो log p वाला टर्म है वो आपका क्या, x एक्सिस है। याद करो एक इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। y के जगह आप क्या लिखेंगे, log x अपॉन m, x के जगह क्या है log p, उसके आगे क्या है 1 बाय n, तो 1 बाय n log p, और c के जगह क्या लिखेंगे बच्चों, log k। एम आई राइट? यानी c आपका क्या है बच्चों, log k, m आपका क्या है बच्चों, 1 अपॉन n। क्वेश्चन में क्या कहा है, विथ स्लोप इक्वल टू, स्लोप क्या हो गया, m मतलब क्या होता है, स्लोप, यानी 1 अपॉन n, आंसर तो 1 अपॉन n है। और इसका ग्राफ भी मैंने आपको बताया था, इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका log k, स्लोप जो है यानी m आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, 1 बाय n, यानी यही आपका क्या है, स्लोप है। स्लोप को ही हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, tan थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन n। एम आई राइट? यस सर। कोई दिक्कत? यस। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n। ये भी मैंने आपको बता दिया था, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।
नोट डाउन वैसे करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, थ्योरी में तो आप देख ही चुके होगे और आप तो वीडियो तुरंत पॉज कर लोगे क्योंकि मैं वर्चुअल मोड में आपके सामने हूँ। जब मन करे 2 बार आप वीडियो देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सारा कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये तो एकदम थ्योरी है, इस पे कोई ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं है, मेमोराइज करने की चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कैटायनिक मिसल अबव सर्टेन कंसंट्रेशन। अच्छा, आपको पता है मिसल फॉर्मेशन कैसे बनता है? मिसल फॉर्मेशन में आपका इस तरीके से चीज़ें आती हैं, बिल्कुल। एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट और दूसरा क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट। जो लॉन्ग कार्बन चेन है वो क्या होता है बच्चों? हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ना। एंड जो नेगेटिव, जो इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, ये वाला आपका मिसल फॉर्मेशन होता है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अगर मैं जनरली बात करूं तो मैं अगर बात करूं C17H35 COONA, यही तो होता है सोप। ये किस तरह से ब्रेक करता है भैया? ये ब्रेक करता है C17H35 COO- और Na+। Am I right? यस सर। अब आप देखते हो कि ऊपर नेगेटिव साइन आ जा रहा है, यानी ये एनायनिक फॉर्म में आ गया, ठीक है, इस तरीके से दिख गया। क्वेश्चन में कहता है कैटायनिक फॉर्म की बात मैं करता हूँ। कैटायनिक फॉर्म में जब मैं अगर बात करूँ सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, तो आप देखो ये वाला पार्ट अमोनियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? NH4+ और ब्रोमाइड में क्या हो जाएगा? Br-। तो यानी ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अगर मैं सोडियम एसीटेट की बात करूं तो लिखते हैं CS3COONA। ये ब्रेकडाउन किस में होगा? CS3COO- और Na+। फिर से जो आपका साइन होगा वो माइनस का होगा, यानी एनायनिक पार्ट। अगर मैं बात करता हूँ सोडियम इथाइल सल्फेट, तो फिर से आप देखो सोडियम वाला पार्ट पॉजिटिव होता है और इथाइल सल्फेट वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। यानी अगर ये मिसल बनाएगा तो फिर से क्या साइन आ जाएगा बच्चों? माइनस का साइन आ जाएगा। और यूरिया तो भैया ब्रेकडाउन होने में चांस लगता है क्योंकि ये कोवलेंट है, आयनिक फॉर्म नहीं है, NH2CONH2, तो ये तो टूटने के चांसेस हैं नहीं इसमें, ठीक है। अगर एक्वस फॉर्म में होगा तो एक्सट्रीम कंडीशन में ब्रेकडाउन होता है। तो अगर सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम की बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है ये मिसल बनाते हैं, तो इस पे देखो लास्ट अमोनियम पे प्लस का साइन आता है। क्वेश्चन में कहता है कौन कैटायनिक मिसाइल बनाता है? बाकी सब देखो एनायनिक बनाएगा, ये एनायनिक, ये एनायनिक, ये वाला। अब होगा क्या? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कि कैटायनिक मिसाइल यानी इस जगह पे प्लस का साइन है। तो देखो लास्ट ऑप्शन में NH4 है, यानी NH4 इस जगह पे आ रहा है, यानी हर जगह प्लस का साइन हो जाएगा। लेकिन ये देखो एनायनिक है क्योंकि माइनस का साइन है, Na+ तो बाहर निकल गया, Na+ तो यहाँ है, तो ये यही ना मिसल बनाया। इसका जो ये डंडा जो है ये वाला, ये क्या है? इसी लॉन्ग चेन है और COO- है। आ गया? कोई दिक्कत वाली बात है? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 वी कैन इजीली प्रिडिक्ट दैट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रब कर दूं? आ गया समझ में? बिल्कुल सर। आगे बढ़ चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है? द पोजीशन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट इन इज मिसल। अच्छा, अगर मैं बात करूं मिसल का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, जैसे मैं बात करूं C17H35 COONA, सोडियम स्टीरेट सोप है, यस। अब आपको पता है ये ब्रेकडाउन किस में होगा? C17H35 COO- एंड Na+। अच्छा, अगर इसको मैं रिंग में देखूं तो आपको पता है मिसल फॉर्मेशन में ये जो ये वाला पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ये कहाँ चला जाता है? डर्ट पार्टिकल के पास। और यहाँ पे क्या रहता है? COO-, यानी जो आयनिक पार्ट है, जो पोलर पार्ट है, वो अबव द सरफेस रहता है और इनर सरफेस पे कौन जाता है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन चले जाते हैं इस तरीके से। तो आंसर क्या होगा? पोलर पार्ट एट आउटर सरफेस बट नॉन पोलर एट इनर सरफेस। ये नॉन पोलर है, ये वाला पार्ट कौन सा है जल्दी से बता दो? पोलर। और ये वाला पार्ट कौन सा है जल्दी से बता दो बच्चों? नॉन पोलर। तो
तो पोलर पार्ट कहाँ होगा, आउटर पे, और नॉन पोलर पार्ट क्या होगा, इनर पे। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पोलर एट द आउटर सरफेस बट नॉन पोलर एट द इनर सरफेस। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं। फॉर क्वेश्चन नंबर 7 वी कैन इजीली प्रेडिक्ट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो रब कर दूं, बिल्कुल सर रब कर दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Now let's move to the question number 8। क्या है बच्चों, पढ़ो। The ability of an anion to bring about coagulation of a given colloid depends upon, ये हार्डीज लॉ है कि किसी भी कैटायन, किसी भी आयन की एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, उसके चार्ज पे, और किस पे डिपेंड करती है, साइन पे, यानी मैग्नीट्यूड पे और साइन पे। हार्डीज लॉ यही तो बताता है कि भैया कितना पावर होगा। दैट इज, सपोज करो मैं लिखता हूं Al2SO4 होल थ्राइस। अब बताओ ये ब्रेक डाउन होगा तो 2Al3+, और अगर मैं लिखूं NaCl तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा, Na+। बोलो जल्दी कोगुलेशन का पावर, कोगुलेटिंग पावर किसका हो जाएगा, इस पे, क्योंकि ज़्यादा चार्ज है। यही तो हार्डीज लॉ था। यस सर। तो सीधा हम लिखेंगे द एबिलिटी ऑफ एन एनाइन टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन of a given colloid depends upon both magnitude and sign of the charge। मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगा और साइन पे भी डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट है तो नेगेटिव कोलाइट का कोगुलेशन करेगा, और नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट है तो पॉजिटिव का करेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव का करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव का करेगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम क्या कह सकते हैं बच्चों, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बहुत अच्छी बात है सर। आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अच्छा क्या है देखो तो, मिथाइलिन ब्लू, ये भी इंडिकेटर जैसा काम करता है, पढ़े ही होंगे। मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन रेड, लिटमस पेपर, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू फॉर्म its aqueous solution, from its aqueous solution is adsorbed on activated charcoal at 25 degrees Celsius। For this process the correct statement is the adsorption requires activation at 25 degree, वो तो adsorption होता ही है। The adsorption is accompanied by a decrease in enthalpy। The adsorption increase with increase of temperature, नहीं होगा, ठीक है। एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है। द एडजॉर्प्शन इज इरिवर्सेबल, हर जगह नहीं होता, दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। तो क्या होगा इसका आंसर, द एडजॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन इंथैल्पी। क्या बोला मैंने, व्हाट इज गिवन आंसर, द एडजॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन इंथैल्पी। ये भी थ्योरी पार्ट है, इसको भी मैंने बताया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर में। न्यूमेरिकल तो है नहीं, एक आध दो न्यूमेरिकल हैं, बट वो न्यूमेरिकल इस टाइप से पूछे नहीं जाते। हाँ इस बार पूछ चुका था, नीट में नहीं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ दिया था, वो चारकोल वाले क्वेश्चन थे। मैं करवा दूंगा। वैसे मैंने आपको बताया भी था कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली इस पे जो फोकस होगा सिर्फ थ्योरी पे। कोलाइडल का जो पार्ट है, कोलाइड्स जो होते हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखना। उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंडलिच और लैंग्वेज एडजॉर्प्शन आइसोटोम, ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। ठीक है, बढ़ चले बच्चों। बिल्कुल सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखो, among the electrolyte Na2SO4, CaCl2, Al2SO4 whole thrice and NH4Cl the most effective coagulating agent। आप सबको पहले पता है ये कौन सा कोलाइड है, ये कोलाइड है आपका नेगेटिव सोल है, ये तो हम सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। दिस इज अ नेगेटिव सोल, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है नेगेटिव सोल का कोगुलेशन अगर हमें करना है तो आपको पता है कौन चाहिए, पॉजिटिव कोलाइड। चलो Na2SO4 को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। Na2SO4 मेरा ब्रेक डाउन हो गया किस में, 2Na+ एंड SO4 2- में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा, CaCl2। CaCl2 मेरा ब्रेक डाउन हो गया Ca2+ एंड 2Cl- में। थर्ड हमारा हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस, ये आपका ब्रेक इंक्रीमेंट हुआ 2Al3+ एंड 3SO4 2- पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं NH4Cl की, तो ये आपका ब्रेक डाउन हो गया NH4+ एंड Cl- में। अब आप देखो इस पे 1+, इस पे 2+, इस पे 3+ और इस पे 1+। बोलो किसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा है, सर ये थर्ड वाले का।
तो आपको पता है हार्डी-स्लज लॉ क्या बोलता है, जितना मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगा। तो बोलो इन चारों में अब कौन सा ऑप्शन है? सर इट्स सो इजी, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो वी कैन इजीली से फॉर क्वेश्चन नंबर 10 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। आप बार बार थोड़ा सा प्रिपरेशन में ध्यान रखो, बेसिक्स क्वेश्चन को कभी मत छोड़ो। हाई लेवल के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस को अगर आप कमांड करोगे, देखो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, बुक्स होती है, उन्होंने तो अपना बुक्स सेल आउट करना है तो वो क्वेश्चंस कुछ अप लेवल से भी देते, प्रैक्टिस अप लेवल की होनी चाहिए, लेकिन पहले अपना बेसिक सही करो। 80% क्वेश्चन आपके बेसिक्स लेवल को, एनसीईआरटी को टच करते हुए निकलते हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़े बदल जाते, वो है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो नॉर्मल रैंडम जो है, आज से पहले भी देख लो, 10 साल पहले की भी बात कर लो या 5 साल पहले की भी बात कर लो, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते। हाँ थोड़े कन्फ्यूजिंग एक आध दो क्वेश्चन हो जाते हैं ऑप्शन में, क्वेश्चन टफ नहीं होता ऑप्शन में, जैसे इस बार भी आए थे, थोड़े ऑप्शन में कंफ्यूजिंग होते हैं। अदरवाइज ऐसा आप सोचोगे कि काफ़ी टफ है, नो टफ नहीं होता। तो बच्चे इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पास अगर बुक हो उससे प्रैक्टिस करो। कोई डाउट हो मीज़ो की वेबसाइट पे आपको मैंने बताया था, डाउट क्लियरिंग सेक्शन पे आ जाओ, या आप डायरेक्ट अपने हमारे मेल आईडी मेल से मेल कर दो, मैं आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है, टाइम हैज़ कम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।